हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जायसी ग्रंथावली से नक्शिक खंड जो है मैं लेके आई हूँ। तो पद्मावती का जो नागमती वियोग खंड है वो मैं आपको करवा दिया था। उस पर प्रश्न उत्तर भी मैं लेके आऊँगी और शायद मैंने प्रश्न उत्तर भी इस पर करवाया था, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अब जो है हम बात कर रहे हैं नक्शिक खंड की। तो इसके 5 पदों की जो है मैं व्याख्या करवा चुकी हूँ और अब जो है हम इसके आगे के पदों की व्याख्याएं जो है करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और भी किसी टॉपिक में पहले यहाँ शुरू करने से पहले मैं एक बात और कह दूँ कि अगर यूपीएचएससी का कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उसकी व्याख्याएं करवाई जाए या कोई और चीज़ उसमें कंप्लीट कराई जाए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो उसकी तैयारी में भी वो चीज़ हम ऐड करते जाएंगे। तो जो भी जानकारी हो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप जो है यूपीएचएससी में क्या तैयारी मैं करवाती चली जाऊँ। तो फिलहाल हम नक्शिक खंड की व्याख्या कर रहे हैं। 5 पद मैंने करवा दिए थे, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर पद है, बरुनी का बरनो इमी बनी साधे बान जानू दुई अनी। तो जैसे मैंने बताया था कि जो नक्शिक खंड है उसमें पद्मावती के जो सौंदर्य है नख से लेके शिख तक का वर्णन जो है हीरामन तोते के द्वारा किया गया है राजा रतन सेन को। तो एक एक पद में रानी पद्मावती के एक एक सौंदर्य रूप का एक एक वर्णन किया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि कौन से पद में किस चीज़ की वर्णन की गई है। तो यहाँ इस पद में बरनुई का बरनो इमी बनी साधे बान जानू दुरनी। तो यहाँ पे पद्मावती के बरौनियों का वर्णन जो है बरूनी का वर्णन यानी तो बरौनियों का जो है वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि बरौनी होती क्या है। आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि बरौनी होती क्या है। तो बरौनी यानी कि पलके जो होती है हमारी, ये जो पलके हो गई है मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ये जो हमारी पलके हो गई, इन पलकों को जो है बरौनी कहते हैं। तो बरौनी का अर्थ हो गया पलक। ठीक है, पलक तो सबको समझ में आता है, तो बरौनी मतलब पलक। तो पलक का वर्णन किया गया है कि बरौनी का बरनो, तो कि उस कि राजा तोता कहता है कि हे राजा, उसकी बरौनियाँ इतनी सुंदर है कि साधे बान जानू दुई अने, कि उसका मैं क्या वर्णन करूं, लगता है मानो तीर का निशाना बांधे दो सेनाएं साधे बान, कि ऐसा लगता है कि तीर का निशाना बांधे दो सेनाएं जो है जानू दुई अनी, की दो सेनाएं जो है आमने सामने खड़ी है। जुरी राम रावण के सेना बीज समुद्र भई दुई नैना, कि उसकी आंखें ऐसी है कि मानो समुद्र के बीच में, कि ऐसा लगता है कि समुद्र के बीच में राम और रावण की दो सेनाएं जुड़ी हुई खड़ी है। तो यहाँ पे जो है आंखों का अतिशोक्ति वर्णन जो है की गई है। और यहाँ पे जो है मानो तीर का निशाना साधे हुए, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। बारही पार बनावरी साधा जा सहु हेर लाग विष बाधा। तो वार पार बाणों की जो है ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ क्या है, बाण साधे में, और ऐसा लग रहा है कि बाणों की जो है कतारें चल रही है जिसकी ओर ये आंखें दृष्टि डाल दे। जा सहूर हेर लाग विष बाधा, कि ऐसा लगता है कि जिसकी तरफ भी वे दृष्टि डाल दे उसी के जहरीले तीर लग जाते हैं, वह ऐंठ जाता है। कि जिसको भी ये तीर लग जाते हैं, विष के समान वो जहरीले तीर लग जाते हैं, वो ऐंठ यानी वह घायल हो जाता है। उन बाण अस को जो न मारा भेदी रहा सगरो संसारा, कि यहाँ ऐसा कौन है जो पद्मावती के
उन बान्हन अस को जो न मारा, कि यहाँ ऐसा कौन है जो रानी पद्मावती के नेत्र बाणों से घायल होकर नहीं मरा है। बेधी रहा सगरो संसारा, कि सारा संसार इन तीरों से बिंधा पड़ा है। गगन नखत जो जाहि न गने, कि अनगिनत आकाश के तारे उसी के बाण से घायल है, वे सब बाण ओही के हने। कि जो गगन के जो तारे हैं उसी के बाणों से वो सारे जो है घायल हुए पड़े हैं। धरती बांध बेनी सब राखी, साखी ढाट देही सब साखी। कहते हैं कि समस्त धरती जो है उन्हीं के तीरों से बिंधी हुई है, धरती जो है उसी के तीरों से घायल है। रोवे और ये जो खड़ी हुई साखी ढाठ देही सब साखी, साखी यानी कि साक्षी। तो यहाँ पे साखी से तात्पर्य क्या होता है? साक्षी। तो ये जो खड़ी हुई वृक्ष लताएं शाखाएं हैं, ये इस बात की साक्षी है कि ये धरती जो है पद्मावती के तीर पलकों के तीर से ये बिंधी पड़ी है, घायल है। रोवे रोव मानुष तन ढाढ़े, सूत ही सूत बेंध अस गड़ी। कि मनुष्य के शरीर के रोम रोम की जड़ में, जो मनुष्य के शरीर में ये रोम जो होती हैं उसकी जड़ में उसी के बाण जो है वो चुभे हुए हैं। और ये जो रोम रंध्र है, ये जो रोम छेद होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो इसी बात का प्रमाण देते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में जो ये रोम छिद्र होते हैं वो इसी बात का प्रमाण देते हैं कि वो जो रोम रोम में है उसी के बाण जो है चुभे हुए हैं, उसी का निशान जो है उस पे है। आगे कहते हैं बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बन ढाक। सोज ही तन सब रोवा, पंख ही तन सब पाक। कि हे राजा, उसी की बरौनियों के बानों ने बन के सारे ढाकों को जो है ढक रखा है, बेध रखा है। ये जो जानवर के शरीर के रोम एवं पक्षियों के शरीर के पंख है, सब उसी की चितवन के बांधों का बेधा हुआ जो है स्पष्ट होता है। कि जितने ये पक्षी जानवर आदि है, सबके शरीर के जो पंख हैं सब उसी के बाणों से घायल है। तो यहाँ पर ढक जो होता है वो होता है ढाक का जो वृक्ष होता है वो। और तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है किया हुआ है कि किस प्रकार से जो पद्मावती के पलक हैं वो किस प्रकार से जो है उन्होंने सबको बेंध रखा है, अपने तीरों से उसने घायल कर रखा है। और इसके अलावा जो है इसमें प्रमाण दिया गया है सूर्य चंद्रमा, आकाश के तारे, सब कुछ जो है इसी से घायल है। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ दी गई है, तो इन पे प्रश्न बन सकता है। चलिए अगली पंक्ति हम लेते हैं। नासिक खरग देउ कह जोगु, खरग खीन वह बदन संजोगु। तो यहाँ पे क्या है? नासिक खरग यानी किस चीज़ का वर्णन हो रहा है? नाक का। तो यहाँ मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पद्मावती के नासिक यानी नाक का जो है वर्णन हो रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं? हे राजा, मैं पद्मावती की नासिका की समस्त खड़ग से किस भांति करूं? तो खड़ग देहुज की उसकी नाक की तुलना मैं खड़ग से जो है किस भांति करूं, किस प्रकार? तो किसके तुलना की गई है? खड़ग से जो है यहाँ उसके नाक की तुलना की गई है। पहली चीज तो यही हो गई। खरग खीन वह बदन संजोगु, कि खरग तो पतली होती है और क्योंकि उसकी नासिका का मेल खरग खीन की, खरग पतली होती है और
उसकी नाक का जो मेल है उसके भरे भरे मुख से है, अतः खड़ग भी जो है उसकी शोभा के सामने तुच्छ सा जो है प्रतीत होता है। उसके बदन के सामने जो उसका रूप रंग है, उसका नाक तो उसी में घुला मिला है, उसके मुख से भरा भरा है। तो अगर मैं खरग से उसकी तुलना करूँ तो ये मुझे तुच्छता का अनुमान हो रहा है। नासिका देख लजाऊन सुआ, कि उसकी नासिका को देख के तो तोता भी लज्जित होता है। सूक आई बेसरी होई उआ, और शुक्र तारा भी, शुक्र जो तारा होता है, शुक्र यानी शुक्र तारा भी बेसरी का मोती, जो उसकी बेसरी का मोती यानी उसकी नाक का मोती देखकर ही उदित होता है, चमकता है। जो सूर्य तारे में चमक है वो उसके नाक के जो बेसर है उसने नाक में पहन रखा है मोती, उससे ही उदित होता है, चमकता है। सुआ जो पियर हीरा मन लाजा, कि यहाँ कहते हैं कि अब हीरा मन लाजा यानी कि मैं जो हीरामन तोता हूँ, स्वयं भी उसके रूप सौंदर्य की लाज के कारण जो है वो पियर यानी पीला रंग का हो गया हूँ। तोते किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, लेकिन उसके रूप सौंदर्य के आगे मेरा रंग भी बदल गया है, मैं पीला हो गया हूँ। और भाव का बरनो राजा, कि हे राजा मैं उससे अधिक उसका और क्या वर्णन करूं। सुआ सो नाक कठोर पवारी, कि तोते की चोंच तो लोहार की पावरी जैसी कठोर होती है। वह कोवर तिल पुहप सवारी, और जो है जो तोते की जो चोंच होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। लोहार के जो पावड़ी होती है वो ठोकने वाला होता है उसके समान कठोर होती है। तो उसकी तुलना, तो पद्मावती के जो नाक है उसकी तुलना तोते के चोंच से नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैसे हैं? तिल के फूल, पद्मावती के जो कोवर तिल पुहप सवारी, और उसके नाक कैसे हैं? तिल के फूल से सुंदर, कोमल नासिका जो से के समान सुंदर है। पुहप सुगंध करही यही आशा, कि समस्त फूल भी इसी आशा में भटकते हैं। मुकु हिराई ले हम पासा, कि इसी आशा में जो है संपूर्ण फूल भटकते हैं कि शायद हमें अपनी नाक से लगाकर सुगंध लेने हेतु वह सूंघ ले। तो पद्मावती जो है अपनी नाक से जो है सूंघ ले हमें, इसलिए फूल भी जो है खिलते हैं। अगला है अधर दसन पर नासिक शोभा, दाढ़ी बम्ब देखी सुख लोभा। तो आगे कहते हैं कि उसके होंठ एवं दांतों के ऊपर, अधर दसन पर नासिक शोभ, कि उसके होंठ एवं दांत के ऊपर नासिका जो है इस प्रकार सुशोभित है। दाढ़ी यानी कि हो गया अनार, तो कि मानो जैसे कि अनार को देखकर तोते का मन भी लुभा गया हो, वहाँ वो बैठा हो। तो वो जो है वहाँ पर इस प्रकार से बैठा हुआ लग रहा है, नाक जो है होठों के और दांतों के ऊपर इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि अनार को देखकर तोते का मन भी लुभा गया और वो वहाँ बैठ गया हो। तो यहाँ पर मानो मनो आ रहा है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। खंजन दूहु दिसी केली कराही, दहु वह रस को पाव की नाही, कि खंजन पक्षी, खंजन यानी खंजन एक पक्षी है, पक्षी उसकी दो आंखें दोनों ओर जो है वो क्रीड़ा कर रही है। तो खंजन पक्षी के समान उसकी दो आंखें जो है वहाँ क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती है। उसकी मतलब नाक जो है और उसके पास जो ये आंखें हैं, ऐसा लगता है कि खंजन पक्षी जो है वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं। उसकी नासिका के दोनों ओर खंजन पक्षी के समान चंचल आंखें क्रीड़ा करती है।
दहु वह रस को पाव की नाही, कौन जाने कोई पद्मावती के रूप रस का पान कर पाएगा कि नहीं। तो दहु वह रस को पाव यानी कौन जाने। तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार इन पंक्तियों में है। अगला है कि देखी अमीय रस अधरन भय नासिका कीर, पौन बास पहुँचावे असरम छाड़ न तीर। कि उसके होठों का अमृत देखकर ही नासिका भी तोते की चोंच बन गई है। देखिए अमीय रस कि उस अधरन कि उसके होठों का जो अमृत रस देखकर भय नासिका कीर की नाक जो है वो तोते की चोंच के समान बन गई है। तो ऐसा लगता है कि जो उसकी नासिका है वो पद्मावती के होठों का पान करना चाहती है। और जो पौने बास पहुँचे कि जो उसकी सांसों की जो वायु है, सांस से जब वो सांस छोड़ती है तो जो तोते की चोंच के सदृश उसकी नासिका तक जो है पहुंचती है पौने बास पर तब। और कहने का अर्थ यह यही है कि पद्मावती की सांसें जो है वो सुरभित है, बहुत ही मधुर है एवं नासिका जो है अपने स्थान पर अत्यंत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर तीर यानी कि जो है उसके निकट जब वो सांस छोड़ती है और वो तो बहुत ही सुंदर से ये जो है प्रतीत होती है। अगला लेते हैं पद अधर सुरंग यानी कि अधर सुरंग यानी अब इन पंक्तियों में किसका वर्णन है, अधर यानी पद्मावती के होठों का वर्णन किया गया है। ये देख लीजिए, फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। अधर सुरंग अमी रस भरे, बिंब सुरंग लाजी बन फरे। कि पद्मावती के सुंदर रंगीन होठ अमीय रस से जो है भरे हुए हैं। तो अमीय रस यानी कि जो है अमृत रस के समान जो है भरे हुए से प्रतीत होते हैं। बिंब सुरंग लाजी बन फरे कि बिंब फल उसके होठों के सौंदर्य से लजाकर जो है वो वन में ही खिले हुए हैं। वो यहाँ नहीं खिले हुए, वो वन में जाकर फले हैं, यहाँ नहीं फले हैं। फूल दोपहरी जानो राता कि दोपहरिया के फूल, जो दोपहरिया का फूल होता है वह उसके होंठ जो है उसके समान ही लाल है। फूल झरही ज्यों ज्यों कह बाता कि जब वह उन होठों से बात करती है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। तो यहाँ क्या है, मानो फूल झड़ते हैं। तो वो जब बात करती है उन होठों से तो लगता है कि फूल झड़ रहे हो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। हीरा लेई जो विद्रुम धारा, बिसहत बिहसत जगत होई उजियारा। कि उसके हीरा लेई जो विद्रुम धारा, उसके विद्रुम जैसे लाल मसूड़े में हीरे जैसे उज्जवल दांत जो है वो जड़े हुए हैं। तो उसके मसूड़े जो है वो लाल मसूड़ों में हीरे जैसे, हीरा ले, हीरा से तात्पर्य यहाँ हीरा धातु जो होती है वो, तो हीरा जो है वो दांतों में हीरे जैसे दांत लग रहे हैं उसके। और जब वह हंसती है तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगत में जो है उजियारा हो गया है, सवेरा हो गया है। भय मझीठ पानन रंग लागे, कुसुम रंग थीर रहे न आगे। कि वे होठ पान की पीक लगने से ऐसे लाल हो गए हैं जैसे कि मंजीठ हो। तो ऐसा लगता है कि उसके होंठ जो है पान की पीक जैसे होती है लाल, उस तरीके से उसके जो होंठ है वो लाल हो गए हैं। कुसुम रंग थीर रहे नाग, कि उसके होठों के आगे फूल के रंगों की जो शोभा है वो भी नहीं ठहरती है। असके अधर अमी भरी राखे, कि
इस प्रकार से वह जो है अधर के रस से जो है वो भरी हुई है, उसके होंठ जो है वो रस से भरे हुए हैं। अबही अछूत न काहू चाखे, कि अभी वे होंठ जो है वो अछूते हैं, किसी किसी ने जो है उनका रसवादन नहीं किया है, किसी ने उसका चुंबन नहीं लिया है। मुख तंबोल रंग धारही रसा, के ही मुख जोग जो अमृत बसा, कि उसकी जीभ मुख में दबे पान की लाली धारण किए हुए हैं। मुख तंबोल रंग धारे, कि उसके जीभ जो है वो मुख में पान की लाली धारण किए हुए हैं। के ही मुख जोग जो अमृत बसा, देखे कौन भाग्यशाली उसके अमृत मुख का सुयोग पाता है। अर्थात कि कौन जो है उसके मुख अमृत को पान करता है। बराता जगत देखी रंग राती, रुहिर भये अछाही बिसाती। तो यहाँ कहते हैं कि उसके लाल रंग को देखकर सारा संसार कैसा हो गया है, लाल हो गया है। रुधिर भरे अहिछात बिसाती, तो सारा संसार जो है वो लाल रंग के समान हो गया है। और जब वह हंसती है तो उसके जो होंठ है वो बहुत ही सुंदर लाल रक्त से भरे हुए प्रतीत होते हैं। अमी अधर अस राजा सब जग आस करे, कि तोता कहता है कि हे राजा, पद्मावती के होठों का मधु ऐसा लगता है कि मानो उसका पान करने के लिए सारा संसार अमी अधर असराज सब जग आस करे, कि सारा जग जो है उसका रस का पान, उसके होंठ के रस का पान करने के लिए आस लगाए बैठा है। के ही कह कमल बिगासा को मधुकर रस लेई, कि देखना है कि वह कमल किसके लिए खिला है और कौन भाग्यशाली जो है भंवरा उसके रस का पान करेगा। तो आशा यही है कि पद्मावती रूपी जो कमल है, कौन सौभाग्यशाली जो राजा है, राजा रूपी भौरा जो है उसका यहाँ वर्ण करेगा। तो यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। तो पद्म कमल विगासा, तो कमल विगासा यानी पद्मावती रूपी कमल, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कमल विगासा, तो पद्मावती रूपी कमल, और मधुकर रस यानी कि राजा रूपी भौरा जो है कौन उसका वर्ण करेगा। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। तो चलिए अब आगे अगली पंक्ति लेते हैं। दसन चौक बैठू जन हीरा, अब यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन है, तो यहाँ पे पद्मावती के हीरा, हीरा यानी कि उसके दांतों का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं। दसन चौक बैठे जनो हीरा, ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा, कि तोता कहता है कि पद्मावती के आगे के चार दांत, दसन चौक बैठे जनो हीरा, ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा, कि पद्मावती के आगे के चार दांत ऐसे उज्जवल है, ऐसे चमक रहे हैं कि मानो वो हीरे से जड़े हुए हैं, और उनके बीच में मिस्सी का गहरा काला रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। जस भादो निसी दामिनी दिसी, चमकी उठे तस बनी बतीसी, कि उस कालिमा के बीच में उसकी हंसी से उसकी दांत जो है उस वो जो काला काला बीच में दिखाई देता है, उस कालिमा के बीच में उसकी हंसी से ऐसा दिखाई देता है कि मानो जस भादो निसी, कि जैसे भादो की रात्रि में बिजली चमकती है, तो मानो भादो की जो मेघ से भरी हुई रात में बिजली चमकती, तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमकी उठे तस बनी बतीसी, कि उसके दांत जो है वो उज्ज्वलता के साथ हीरे से भी बढ़ के चमक जो है उसकी दांतों की बन जाती है।
वह सुजत हीरा उपराही, हीरा जाति जो तेहि परछाही। कि हीरा जो चमकता है वह तो उसी की उज्ज्वलता को प्रतिबिंबित करता है, आभासित करता है। तो हीरा का चमक भी कहाँ से आया है? वो पद्मावती के दांतों से आया है। तो हीरा की चमक भी कहाँ से आई है? उसमें भी पद्मावती के दांतों का जो चमक है उसका ही आभास उसमें प्रतीत होता है। जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। कि जिस दिन उसके दांतों की हंसी जो है, जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, कि जिस दिन उसके दांतों की हंसी जो है अद्भुत हो गई, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, कि उसी दिन जो है बहुत सी ज्योतियाँ प्रकट हुई है। यानी जितने ये जो उजाले देख रहे हो सब उसी के दांतों से आए हैं। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। तो यहाँ अब क्या क्या चीज़ें जो है उसकी ज्योतियों से आई है, वो है कि उसी ने सूर्य, चांद और तारों को अपनी ज्योति जो है प्रदान की है। इसके अलावा रत्न पदार्थ यानी कि जो भी माणिक मोती होते हैं और अन्य जो पदार्थ होते हैं सभी में उसी की ज्योति जो है वो प्रतीत होती है। जह जह बिहसी सुवाहसी हसी, कि जहाँ जहाँ वह स्वाभाविक मुस्काई है, तह तह छिटकी ज्योति परगसी, वहीं वहीं उसकी जो हंसी जो है ज्योति बनकर प्रकाश रूप में प्रज्वलित हो गई है, प्रकाशित हो गई है। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी, कि चंचला भी चमक कर उसकी हंसी की ज्योति की क्षमता नहीं कर सकती। तो दामिनी यानी कि जो बिजली होती है उसमें भी ऐसी चमक नहीं है कि वो उसके दांतों की, उसकी हंसी की जो है वो तुलना कर सके। पुनि ओहि ज्योति को कोई न दूजी, कि भला फिर कोई दूसरी ज्योति उसकी क्षमता कैसे कर सकती है। यानी जिसके आगे बिजली की चमक भी कम पड़ जाती है, उसके दांतों के आगे बिजली की चमक भी कम पड़ जाती है, तो और कौन सी ज्योति उसके आगे टिकेगी। हसन तसन अस चमके पाहन उठे झरक की, कि उसके हंसने से दांत ऐसे चमकते हैं कि जिससे पत्थर भी झलक उठे और रत्न बन जाए। दाढ़ी सरी जो न के सका, फाटे हुआ हिया दरक की, कि अनार जो है, दाढ़ी यानी कि अनार, उसकी उज्जवल हंसी के सामने जो है वो भी फीका लगता है और उस दुख से उसकी छाती क्या है, फाटे हुई है, उसकी इस दुख से जो है छाती फट गई है। तो अनार उसकी जो हंसी की क्षमता के आगे वो भी फीका प्रतीत होता है और इसी दुख के कारण उसकी छाती जो है फट गई है। तो यहाँ पर बहुत ही भावमय तरीके से जो है पद्मावती के दांतों का वर्णन किया गया है। तो ये अब एक और पंक्ति ले लेते हैं। 5 पंक्ति हम हर वीडियो में करेंगे। तो अगला पद है, रसना कहो जो कह रस बाता। अब इन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन है? अब रसना की बात की है तो कहाँ से रसना कहाँ से निकलती है? तो जीभ से। कुछ भी कोई बोलता है तो कहाँ से? जीभ से बोलता है। तो यहाँ पर पद्मावती के जीभ का वर्णन जो है किया गया है। चलिए अब इस पंक्ति को देखते हैं। रसना कहो जो कह रस बाता, कि हे राजा अब मैं उसके जीभ के बारे में वर्णन करता हूँ, जिससे वह मीठे रस में अमृत बेन सुनत मन राता, कि जिससे वह मीठे रस में बोल बोलती है। अमृत बेन सुनत मन राता, कि उसके अमृत से भरे हुए वचन सुन के सबका मन क्या है, मोहित हो जाता है। हरे सो सुर चातक कोकिला, कि उसकी मधुर बानी सुनकर चातक और कोकिला के जो है कोयल के मीठे वचन भी लज्जित हो जाते हैं। बिनु बसंत यह बेन न मिला,
कि वीणा और बांसुरी के स्वर भी उसकी बोली से नहीं मिलते, उसकी बोली जो है वो अधिक मृदु है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि उसकी बोली के यानी इतनी मधुर है कि उसके आगे वीणा और बांसुरी के स्वर भी फीके पड़ते हैं। चातक कोकिल रहे ही जो नाही, कि चातक और कोयल जो प्रत्येक मौसम में नहीं रहते, सुही सुही वह बैन लाज छप जाही, कि उसका कारण क्या है कि चातक पक्षी जो है और कोयल जो है हर मौसम में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका कारण यही है कि पद्मावती के मीठे वचन से सुनकर वह लाज के मारे छिप जाते हैं। भरे प्रेम रस बोला, सुने जो माती घूमी के डोला, कि वह प्रेम के मधु से मिश्रित वाणी जो है बोलती है, और जो उसकी बोली को सुन लेता है वह पागल बन के डोलता रहता है। घूमी के डोला, तो वो पागल बन के घूमता रहता है, डोलता रहता है। चतुर्वेद मत सब उही पाहा, कि जितने चतुर्वेद है, कि ऋग्वेद, चतुर्वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे चारों वेद हैं। तो जो ये चतुर्वेद है, इन चारों वेदों का ज्ञान भी उसके पास है। ऋग यजु साम अथर्व महा, ये चारों वेदों का ज्ञान उसके पास है। वेदों का उसके प्रत्येक शब्द के 4 अर्थ होते हैं। एक एक बोल अर्थ चौगुना, कि उसके प्रत्येक शब्द के क्या है? 4 अर्थ होते हैं। इह मोह बरम सिर धूना, और इस बात पर जो है इंद्र भी उस पर, इंद्र मोह की, इंद्र भी उसकी बात पर मोहित हैं। और वेदों के रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। तो वेदों के रचयिता जो है उसकी विद्वत्ता पर, उसके इस गुण पर अपना सिर जो है वो धूनते हैं। यानी उसके अंदर इतना गुण है कि वेदों का जो देवता है वो भी इस बात पे खुद का सिर ढूंढते हैं कि इतनी विद्वत्ता उसके पास कहाँ से आई। अमर भागवत पिंगल गीता, कि अमर कोश महाभारत और पिंगल शास्त्र और गीता के का जो ज्ञान है, अर्थ बूझी पंडित नहीं जीता, कि जो ये चारों हमारे ये जो ग्रंथ हैं, अमर भागवत पिंगल और गीता, उसके अर्थों के को भी कोई पंडित विद्वान भी उससे नहीं जीत सकता। जितना वो अच्छे से उसका अर्थ बता सकती है, समझती है, उतना कोई और भी नहीं जान सकता, उतना किसी भी पंडित को नहीं पता, कोई उसे नहीं जीत सकता। भासवती ओ व्याकरण, कि भास्वित जो ज्योतिष ग्रंथ है, व्याकरण है, पिंगल पढ़े पुराण, कि पिंगल शास्त्र, पुराण एवं वेद सभी के जो बातें हैं उसने पढ़ रखी है। वेद भेद जो बात कह, सो जन्ह लागे बान, कि जो हमारे भास्वत ज्योतिष ग्रंथ है, व्याकरण है, पिंगल शास्त्र है, पुराण वेद है, सभी के रहस्यों को वह सरस्वती के समान सुजन लागे समान जो है वो इस प्रकार से पढ़ती है कि मानो बाण लगने का प्रभाव पड़ रहा हो। तो आशय यही है कि उसकी विद्वत्ता का प्रभाव उसकी बुद्धि हृदय पर तीर के जैसा सीधा पड़ता है। यानी उसकी विद्वत्ता ऐसी है कि वो दूसरों के सामने तीर जैसा अनुभव प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये हमारे 5 पद जो है ख़त्म होते हैं। बाकी के आगे के पद मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो इस तरीके से हमारे 10 पद जो है पद्मावती से संबंधित ख़त्म हो गए हैं नक्षिक खंड से, और 10 और पद रह गए हैं जो 5-5 पद के करके मैं 2 अलग अलग वीडियोस में आपको बना के दूंगी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा और यूपीएससी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।